मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से नड्डा पर सवाल उठे, लेकिन ठीक सामने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों के चुनाव थे। उसके बाद दिल्ली का चुनाव सिर पर आ गया। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष तो नहीं बदला, लेकिन झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में अपने लिए माहौल जरूर बदल दिया। अब अध्यक्ष बदलने की घड़ी टिक टिक कर रही है। कभी 2 सांसदों वाली बीजेपी आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार चला रही है, लेकिन इससे आगे लक्ष्य तो कई दशकों तक सरकार चलाने का है। इसीलिए हर नए अध्यक्ष की चुनौती गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के साथ बढ़ती जाती है। एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सामाजिक समीकरणों को साध कर चलने वाली पार्टी है। हर पद के साथ योग्यता और राजनीतिक समझ के साथ चुनावी रणनीति का भी ध्यान रखती है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष किस तबके से आएगा, ओबीसी, दलित, महिला या दक्षिण भारतीय। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर हलचलें भी तेज हुई हैं। बीजेपी की कोशिश है कि उस चुनाव से पहले ही अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए। इसका मकसद यह है कि बिहार के चुनाव में बीजेपी नए अध्यक्ष की अगुवाई में उतरना चाहती है। इसके लिए लगातार माथापच्ची भी चल रही है। मंथनों और चिंतनों का दौर जारी है। दरअसल बीजेपी को पता है कि नए अध्यक्ष की चुनौतियां 2029 के पार तक पीछा करेंगी। इसीलिए पार्टी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बीच भी काफी राय मशवरा हुआ है। बीजेपी अभी अपना अध्यक्ष चुन पाती, उससे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर पर आ गया। बीजेपी ने तय किया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बीत जाए तो फिर नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम के सुझाव के लिए आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने करीब 100 नेताओं से संपर्क किया। इसके तहत बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस बीजेपी से जुड़े और संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं से बातचीत की गई है। ऐसे 88 वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में उनसे सुझाव लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जहां कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ओर से कुछ नाम भी सुझाए, वहीं कुछ ने कहा कि जो भी नाम तय हो उनकी ओर से सहमति रहेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लगातार होती देरी पर कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत ने जिस तरह चुटकी ली, उससे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में नाम पर पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। हम तय करते इतना समय लगता क्या? मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहचान एक सभ्य, सुलझे हुए और अनुशासन प्रिय अध्यक्ष की रही। अगले अध्यक्ष की चुनौती पार्टी की केंद्र से लेकर जिन राज्यों में सत्ता है उसको कायम रखने की है, तो वहीं पार्टी के विस्तार की भी है। इसीलिए बीजेपी काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि किसके सिर पर ये ताज बांधा जाए। कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच पहले यहाँ पर एक ऊंचाई देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में एक ऊंचाई दी है। और यदि मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति को, यूनिपोलर पार्टी को बाईपोलर पॉलिटी बनाने का काम यदि किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन
उसके बाद 2013 के बाद जब हम लोगों ने जिम्मेदारी श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर इस देश में आई है। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है। और इसका श्रेय यहां पर मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको देना चाहता हूं। हालांकि जब तक नया अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता, तब तक बीजेपी जैसी पार्टी में ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि किसको पार्टी की कमान मिलेगी। वैसे जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है और उनमें से ही किसी के बनने की संभावना भी सबसे ज्यादा जताई जा रही है, उनमें 5 केंद्रीय मंत्रियों का नाम आ रहा है। तो सवाल है, क्या केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं, या फिर ये जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेंद्र यादव को जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी बनाया जाए, या केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के रथ के नए सारथी होंगे? अगर महिला चेहरे की बात हो तो 2 नाम प्रमुखता से उभरते हैं। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष बन सकती हैं, या कहीं सांसद पुरंदेश्वरी को बीजेपी ये मौका दे सकती है? खास बात यह है कि जिस दक्षिण भारत में बीजेपी को विस्तार देने की चुनौती अगले अध्यक्ष के सामने होगी, वहां की ही तमिलनाडु से निर्मला आती हैं और आंध्र प्रदेश से पुरंदेश्वरी को बीजेपी ये मौका दे सकती है। या फिर इन सारे नामों के बीच कोई डार्क हॉर्स है जो चौंकाते हुए अचानक प्रकट हो सकता है? आखिर बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो इस 24 घंटे चलने वाली पार्टी से कदम ताल कर सके। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी 24 घंटे चलने वाली पार्टी यूं ही नहीं बनी। इसने समय समय पर व्यापक बदलाव किए। इसके अध्यक्षों की अलग अलग शख्सियत और छवियां रही। बीजेपी ने समय के साथ खुद को बहुत तेजी से बदला भी। अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी की राख से बीजेपी की चिंगारी फूटी, तो सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी कैसी होगी? वो जनसंघ के बताए रास्ते पर चलेगी या फिर नया रास्ता ही चुनेगी? बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना पहला और संस्थापक अध्यक्ष बनाया था। वाजपेयी ने जनसंघ के हिंदुत्ववादी लाइन को छोड़कर गांधी के रास्ते को पकड़ा। उसी साल दिसंबर महीने में जब मुंबई में बीजेपी की पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में MC छागला को बुलाया गया था, जो एक वक्त में जिन्ना के निजी सहायक और आजाद हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वाजपेयी ने तब गांधीवादी समाजवाद का रास्ता अख्तियार किया। हालांकि वाजपेयी राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों के लिए आए थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आंदोलन के सिलसिले में परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर गए थे। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। वो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी उनके ही कदमों पर चलते हुए
अनुच्छेद 370 के खात्मे का अभियान चलाती रही और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। बीजेपी इस काम को अंजाम तक पहुंचा पाई तो इसलिए क्योंकि एक तो उसकी नीयत थी और दूसरा उसके पास अपने बूते पूर्ण बहुमत था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली। ये उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला जीवन भी। लेकिन बात पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की करें तो उनके नेतृत्व में पहला चुनाव 1984 में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के साए में हुए उस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। पार्टी पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। दूसरों की छोड़िए, खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से चुनाव हार गए। उस हार से बीजेपी में नया मंथन पैदा हुआ। गांधीवादी समाजवाद का सपना धूमिल होने लगा और इसी के साथ 1986 में बीजेपी अध्यक्ष के पद पर लाल कृष्ण आडवाणी विराजमान हुए, जो वाजपेयी के 6 साल के दौर में पार्टी के प्रधान महासचिव थे। आडवाणी ने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे को नई धार दी। आडवाणी के दौर में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति बीजेपी के लिए एक प्रमुख मुद्दा बना और उसी तरह समान नागरिक संहिता को बीजेपी ने अपने एजेंडे में टॉप 3 में रखा। राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को नई धार दी। 2 सीटों पर सिकुड़ी बीजेपी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मिश्रण से विस्तार के सपने देखने लगी। उस सपने को पंख मिला जब बोफोर्स तोप घोटाले में वीपी सिंह कांग्रेस से निकलकर विपक्ष की धुरी बन गए। बीजेपी ने 1989 के चुनाव में 88 सीटें जीतकर बता दिया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। आडवाणी ने वाजपेयी के गांधीवादी समाजवाद के फलसफे को सिर के बल पलट दिया। उन्होंने बीजेपी के कोर मुद्दों पर ही फोकस किया। उस दौर में नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन जैसे युवा नेताओं के सहयोग से आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली। बीजेपी ने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा रथ का असर हुआ, बल्कि बिहार में तो आडवाणी की गिरफ्तारी ने पार्टी में रॉकेट वाली उड़ान की ताकत भर दी। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा उछाल पाया। 1996 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उसके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। उनके बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे बीजेपी अध्यक्ष हुए, जिनके समय में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। 2013 में बीजेपी के अंदर ही विरोध और नाराजगी के बीच वो राजनाथ सिंह ही थे जिन्होंने गोवा में ये ऐलान कर दिया कि चुनाव प्रचार का जिम्मा नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा और उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में ये भी ऐलान कर दिया कि बीजेपी सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे यह फैसला करने में रंश मात्र किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, अपने जीवन में जब भी कोई अवसर आया है तो इंसाफ का फैसला करने में मैं रंश मात्र भी कभी देर नहीं लगाई है और यह इंसाफ की मांग थी, न्याय का तकाजा था कि यह फैसला होना चाहिए, इसलिए यह फैसला किया है।
आज यदि मैं गोवा के कार्यकर्ताओं के बीच खड़ा हूं तो मेरे बहनों भाइयों, यह आपका आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोई बचा सकता है इस देश को तो आप बचा सकते हैं। अगर बीजेपी के अध्यक्षों की सूची देखें तो 1984 लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 1989 के चुनाव में अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे और बीजेपी को 85 सीटें मिली। 1991 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर मुरली मनोहर जोशी आ गए और तब बीजेपी को 120 सीटें मिली। 1996 में आडवाणी के ही नेतृत्व में बीजेपी को 161 सीटें मिली और वो पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा में उभरी। 1998 में भी आडवाणी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसे 182 सीटें मिली। 1999 में हुए चुनाव के समय बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे थे और तब भी पार्टी को 182 सीटें ही मिली। 2004 के चुनाव में वेंकैया नायडू को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी हार गई और उसकी सीटें 182 से घटकर 138 हो गईं। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और तब पार्टी का ग्राफ गिरकर 116 सीटों पर आ गया। लेकिन 2014 के चुनावों में उन्हीं राजनाथ सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थीं और पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। 2019 में अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी ने उस आंकड़े को 303 तक पहुंचा दिया, जो अब तक सबसे बड़ा नंबर है। 2024 में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की सीटें घटकर 240 पर आ गई। इन तमाम अध्यक्षों के बीच बीजेपी में एक नेता ऐसा चमका जो अध्यक्ष तो कभी नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा कामयाबी उसके नाम पर मिली और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं खाता हूँ, मैं खाने दूंगा। 7 महीने एक सेवक को देके देखो, मैं सिर्फ सेवक। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। नरेंद्र मोदी उस वक्त बीजेपी के संगठन महामंत्री थे जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उससे पहले भी वो कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे थे। वो 1.5 दशक आरएसएस में बिता चुके थे और उतना ही बीजेपी के संगठन में। अब सत्ता की राजनीति में आए तो संगठन का वो तजुर्बा उनके काम आया। उन्होंने न सिर्फ गुजरात में बीजेपी को लगातार जीत दिलाई, बल्कि केंद्र में भी हैट्रिक लगा दी। इसीलिए अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, उसे पीएम मोदी से भी कदम मिलाकर चलना होगा। कई ऐसे बीजेपी अध्यक्ष रहे जिनके नेतृत्व में बीजेपी को चुनावों में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके उठाए कदमों ने बीजेपी की बुनियाद को काफी मजबूत किया, जिसके दम पर आज बीजेपी का कंगूरा चमक रहा है। उन्नीस में आडवाणी के बाद बीजेपी अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी ने 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। ये घटना आज भले सामान्य लगे, लेकिन उन दिनों में ये संभव मालूम नहीं होता था। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले।
26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा। बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताती रही है। ये चीजें उसकी बागडोर थामने वालों के व्यक्तित्व में भी दिखती हैं। जहां दूसरे तमाम राजनीतिक दल परिवार की पार्टी बनती गईं, वहीं बीजेपी में अध्यक्ष लगातार बदलते रहे और नए चेहरे आते रहे। समय की मर्यादा का पालन सबको करना पड़ा। वाजपेयी, आडवाणी को भी, राजनाथ, अमित शाह को भी और अब जेपी नड्डा को भी। चमकते चेहरों के बीच बीजेपी ने मामूली कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले नेताओं को पार्टी की कमान बीजेपी में ही मिली और भावी पीढ़ियां बीजेपी में अपने पुरखों के त्याग को बड़ी शिद्दत से याद करती हैं, जैसे अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे को याद कर रहे हैं। और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे बगैर कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े। अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता दिखाने। मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता, विधानसभा क्षेत्र आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने ऐसा वातावरण हुआ था। और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाभाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाभाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कुशाभाऊ क्यों आए, कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल वट वृक्ष आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के बाकी राज्यों में भी जो दिखाई देता है, उस वट वृक्ष का बीज अगर किसी ने बोया था तो वो थे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे। न केवल बीज बोया, खाद और पानी भी दिया और अपने जीवन से इस पौधे को सींच के आज इतने विराट स्वरूप तक लेके वो आए। ठाकरे जी का भाषण नहीं बोलता था, उनका आचरण बोलता था। बीजेपी ने एक राष्ट्रीय पार्टी की पहचान के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से अध्यक्ष पद के लिए नेताओं का चयन किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने वाले वाजपेयी 55 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। वहीं गुजरात से आने वाले आडवाणी जब अध्यक्ष बने तो 58 साल के थे। मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो 60 साल की उम्र में अध्यक्ष बने। तो 75 साल में अध्यक्ष बने कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तेलंगाना के रहने वाले बंगारू लक्ष्मण 61 साल में अध्यक्ष बने थे। तो 73 साल की उम्र में अध्यक्ष बने जना कृष्णमूर्ति तमिलनाडु के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेंकैया नायडू 53 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। वहीं उत्तर प्रदेश से आने वाले राजनाथ सिंह ने 54 साल की उम्र में पार्टी की बागडोर संभाली थी। महाराष्ट्र के रहने वाले नितिन गडकरी 52 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। तो गुजरात से आने वाले अमित शाह 50 साल की उम्र में, जो बीजेपी में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले अब तक के पहले व्यक्ति हैं। वहीं 59 साल में अध्यक्ष बनने वाले जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इसीलिए सवाल है कि क्षेत्र के हिसाब से भी देखें तो बीजेपी का अगला अध्यक्ष देश के किस हिस्से से आ सकता है। और इससे भी बड़ी बात है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को कैसे आकार दे सकता है।
गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। वैसे बीजेपी में भी तमाम नेताओं के बेटे बेटी और परिजन आ गए हैं, लेकिन दूसरे दलों की तरह वो कभी निर्णायक भूमिका में नहीं रहे। यही वजह है कि अब तक बीजेपी में जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। पृष्ठभूमि सिर्फ बीजेपी से जुड़ाव और आरएसएस का प्रभाव ही रही है।